तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ भाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए उनके गणित के पेपर का हल लेके आए हैं, जो पिछले वर्ष सन 2024 में अपने कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में ये पेपर हमारा पूछा गया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसके हल को हम लोग कई पार्टों में करेंगे। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 2 के सभी पार्टों के प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इसीलिए उसको अभी छोड़ दिया है। तो प्रश्न नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पेपर आप लोगों को अगर चाहिए तो हमने इसका एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें पेपर और उसके आंसर दिए हुए थे। तो आप लोग वो शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमारा पेपर और उसके आंसर भी दिए गए हैं। आज हम लोग इसका हल कराने वाले हैं। हल कराने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आगे आने वाले दिनों में हम लोग आपके लिए कई सारे पेपर लेके आएंगे, उनका सॉल्यूशन कराएंगे, ताकि आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाए कि हमारा पेपर किस प्रकार से आता है, उनके डिफिकल्टी लेवल क्या होते हैं, कौन से प्रश्न आसान आते हैं, कौन से प्रश्न कठिन आते हैं, मीडियम टाइप के कितने प्रश्न आते हैं, किस पार्ट में कितने प्रश्न होते हैं और एग्जाम के समय में हम प्रश्न को कैसे हल करें। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइट चली गई है। तो बच्चों, लाइट आ गई है। 20 मिनट इंतजार करने के बाद में लाइट आई हुई है। चलिए बच्चों, समझते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, आज का टॉपिक यूपी बोर्ड 12 2024 गणित पेपर हल। ये प्रश्न नंबर 2 है, इसके सभी खंड हमको हल करने हैं। तो हमारा जो पहला खंड है, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, मुख्य मान, तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा कॉसेक होता है, टेन होता है और साइन होता है, इनमें ये जितने डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस के साथ उतना ही कोण लिख दिया जाता है। जैसे अगर माइनस को छोड़ दें तो √2 ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉसेक 45 की। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स। इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कॉसेक 45 मतलब π/4 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस का π/4। तो जो हमारा मुख्य मान निकल के आएगा, मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा बराबर माइनस का π/4। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कितना दिया है, cos sin x² का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। मतलब हमें इसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे y बराबर मान लेंगे, cos x²। x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में हम इसका अवकलन करेंगे, तो y का हमारा हो जाएगा dy/dx। अब देखो बच्चों, इसे हम लोग ब्रैकेट वाले को x मान के चलेंगे, तो cos x का कितना होता है, माइनस का साइन और साथ में क्या रहेगा, x का मतलब x²। अभी हमारा x का कार्य साइन x² कर रहा था, तो साइन x² का दोबारा होगा, साइन x² का कितना हो जाएगा बच्चों, cos x²। अभी इसमें अब x का कार्य कौन कर रहा है, इसमें x का कार्य x² कर रहा है, तो x² का फिर से बच्चों दोबारा होगा, तो x² का कितना हो जाएगा, 2x। तो ये कुल मिला के हमारा फाइनल अवकलन हो गया। तो कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर माइनस, ये 2x को हम लोग आगे लिख देंगे, 2x। ये cos x² को चाहो तो आगे लिख दो, cos x²। इसके बाद में हम ये साइन और sin x², इसमें चाहे तो ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, गा नंबर, हल करो dy/dx बराबर -4x/2। यानी इसे हमें हल करना है।
तो बच्चों ये हमारा अवकल समीकरण, इंटर में जो हमारा चैप्टर है 9वां चैप्टर अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इनके प्रश्नों को कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये बाई की तरफ ये बाई को रखेंगे और एक्स की तरफ एक्स को रखेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या ध्यान देना है, बाई की तरफ बाई को रखना है और एक्स की तरफ एक्स को रखना है। एक बात और ध्यान देनी है कि डी वाई और डी एक्स हमेशा ऊपर रहेंगे, बटे में नहीं आएंगे। यानी ये हमारा डी वाई ये ऊपर है, ये तो हमारा ऊपर ही रहेगा। ये जो बाई हमारा गुणे में है बाई स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा बटे में। इधर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 4x, ये dx हमारा इधर चला जाएगा। इतना होने के बाद इन दोनों पक्षों का बच्चों क्या कर देते हैं, समाकलन, यानी इसका भी समाकलन कर देंगे और इसका भी समाकलन कर देंगे। तो हमारा इसे हम सबसे पहले उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो बाई की पावर -2 और इधर हमारा कितना है dy, इधर हमारा माइनस का 4x dx। तो बच्चों हल करेंगे, बाई की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा बाई की पावर -1 और नीचे -1। इधर हमारा बच्चों कितना होगा, माइनस का 4, x का कितना हो जाएगा x²/2 और प्लस c। 2 से बच्चों इसे कट कर देंगे 2। इस बाई को हम लोग नीचे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/22। इधर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 2x² और प्लस कितना हो जाएगा c। तो यही बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो छोटा सा सवाल था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का। अब बच्चों आते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न अब की बार किसका पूछ दिया गया, समाकलन का। लिखा है x के सापेक्ष log e की पावर x का समाकलन ज्ञात करें। तो बच्चों में समाकलन करना है, तो समाकलन किसका करना है, log e की पावर x का, इसका समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष में इसका समाकलन करना है। तो इसके लिए log e की पावर x का बच्चों डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं होता है कि इसका समाकलन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणे में क्या मान लेंगे, 1 अपने पास से और dx। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, खंडशः समाकलन में एक रूल बताया था आइलेट, यानी कि इसमें log वाला फंक्शन है ये हमारा पहला हो जाएगा और ये एक जो है ये क्या हो जाएगा, दूसरा। तो हम लोग इसमें फर्स्ट सेकंड की सहायता से लगा देंगे। तो क्या फार्मूला होता है, पहला फलन और दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा log e की पावर x और दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा और माइनस के बाद जो ये बचता है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, log e की पावर x, ये हमारा 1 का कितना हो जाएगा बच्चों x, माइनस log e की पावर x का होता है 1/x। ये बच्चों फिर से लाइट चली गई है, तो बच्चों लाइट जो है फिर से आ गई है और अब की बार लगभग 25 मिनट बाद लाइट आई है। तो आज काफी ज्यादा समय खराब हो रहा है, लाइट भी परेशान कर रही है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा क्या, सबने सूत्र लगा दिया था, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, इसके बाद इस पूरे का समाकलन। तो 1 का हमारा कितना हो गया था x, log e की पावर x का अवकलन कितना 1/x और ये 1 का समाकलन बच्चों कितना हो जाएगा x। इसका हमें एक बार फिर से समाकलन करना है। तो ये हमारा x और x कट हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इधर हमारा हो जाएगा बच्चों x log e की पावर x और माइनस ये जो 1 है 1 का समाकलन कितना होगा x और प्लस c। तो यही बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखें बच्चों आज का हमारा अंतिम प्रश्न सामने आ चुका है दूसरे का इंज्ञा। क्या है प्रश्न, 2pa बराबर pv बराबर 5/13, यानी जो a की प्रोबेबिलिटी है, जो a की प्रायिकता है, ये बच्चों हमारा प्रायिकता का प्रश्न है जो इंटरमीडिएट में सबसे लास्ट चैप्टर है यानी अंतिम चैप्टर। तो a की प्रायिकता का 2 गुना बराबर प्रायिकता किसकी है, b की, और इन दोनों की वैल्यू है 5/13 और प्रायिकता a की और इसमें कंडीशन है b, ये जो नीचे होता है ये कंडीशन है। a की प्रायिकता हमें कितनी दे रखी है 3/10। तो हमसे p a यूनियन b इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2pa है यानी a की प्रायिकता का 2 गुना,
ये भी बराबर किसके है, 5/13 के। तो बच्चों हम यहां से अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5/2 में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 26। ऐसे पी बराबर हमारा कितना दिया गया है, पी बराबर दिया गया है 5/13। ये हमको पहले से ही पता है। अब ये जो हमारा दिया गया है PA/B, इसकी वैल्यू बच्चों में कितनी दे रखी है, 3/10। अब इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, समझते हैं। PA/B का सूत्र क्या होता है, हमारा अपान में B है, यानी ये हमारा अपान में B की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसका फार्मूला याद करने का तरीका समझे बच्चों, ऊपर हमारा A है, नीचे B है, तो नीचे B है तो B की प्रोबेबिलिटी नीचे हो गई। ऊपर क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी इनका जो इंटरसेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर हो जाएगी। अगर हमारा नीचे A होता तो A की प्रोबेबिलिटी नीचे हो जाती, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। ये वैल्यू है 3/10, ये वैल्यू हो गई 3/10। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें पीवी का मान पता है 5/13, ये वैल्यू यहां रख देंगे, PA/B बराबर, ये पीवी उधर जाएगा और पीवी की वैल्यू ये वाली रखेंगे 5/13, तो ये हो जाएगा 5/13 और गुणे में कितना है, 3/10। इसको कट कर देंगे तो ये हमारा PA/B, इसकी वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 3/26। अब बच्चों हमारा सूत्र होता है, हमें यहाँ पे यूनियन ज्ञात करना है, तो PA/B, ये हमारा फार्मूला होता है, पहले A की प्रोबेबिलिटी आती है और प्लस फिर B की प्रोबेबिलिटी आती है और माइनस, अगर यहां पर यूनियन है तो यहां पर हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है। या ये सूत्र ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरसेक्शन को इधर कर दें तो माइनस की जगह ये वाला यूनियन हो जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, अगर यहाँ यूनियन है तो माइनस में इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। PA की वैल्यू कितनी है हमारी, A की प्रोबेबिलिटी है 5/26, 5/26। PV की वैल्यू कितनी बच्चों, PV की वैल्यू 5/13, तो ये हो गई 5/13 माइनस PA/B, ये अभी अभी हमने निकाला 3/26। तो बच्चों यहां से क्या करेंगे, हमें लासा कितना मिलेगा, लासा मिलेगा 26। जैसे ही हमारा 26 लासा मिला तो ये हमारा 5 ही बचेगा, प्लस 13 का 26 में भाग 2 बार, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, 26 का 26 में 1 बार, 1 का 3 में करेंगे 3। तो बच्चों ये 10 5 15, 15 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, इधर आ जाएगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा 26। 2 से अगर हम इसे कट कर देंगे तो ऊपर 6 और नीचे 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/13। तो ये बच्चों राइट आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 5 प्रश्नों के पढ़ा है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 5 प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे और आप लोग कॉपी पेन लेके इन्हें अवश्य लगाएं, इनको समझें। कोई अगर डाउट वगैरह हो तो हमने अपना चैनल पे नंबर दे रखा है, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चों की बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों आज हम इंटरमीडिएट गणित के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड में लाए हैं पिछले वर्ष 2024 का पेपर का हल, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में प्रश्न नंबर 2 के 5 पार्ट कर चुके थे। आज बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 के सभी पार्ट को लेके आए हैं। तो ये वीडियो यूपी बोर्ड में जो बच्चे इस वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्ष के पेपर में पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से वो रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।
तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें, क्योंकि गणित में बिना कॉपी पेन के कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है सभी खंड हल करो। इसमें पहला क्वेश्चन है आव्यूह AB ज्ञात करो यदि A बराबर इतना है तथा B बराबर ये। यानी AB का मतलब है ये दोनों आव्यूह का हमें क्या करवाना है बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो AB बराबर A की वैल्यू पहले रखेंगे -1, 2 और इधर है 3, इधर है 4, -2 और 5। इधर बच्चों B की वैल्यू रखेंगे 2, 1, 6, 7 और इधर है 5 और 3। तो हमें बच्चों आव्यूह में इनका क्या करवाना है, इनका गुणा करवाना है। गुणा बच्चों कैसे करते हैं, जिन बच्चों को अगर गुणा करना नहीं आता है तो वो ध्यान से समझें। इधर से बच्चों क्या करते हैं, इधर से रो उठाते हैं और इधर से कॉलम उठाते हैं और इनका मल्टीप्लाई कराते जाते हैं और बीच में प्लस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे पहली रो मतलब पहली पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो ये जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है इसका इस 2 में गुणा होगा, यानी कि -1 गुणे 2। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 2 गुणे 6 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 3 गुणे 5। यानी पहले वाली जो पंक्ति के तीनों अवयव हैं इनके कॉलम के तीनों अवयव में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब पहली पंक्ति के तीनों अवयव का दूसरे कॉलम के तीनों अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का 1 में कर देंगे हम लोग। तो बच्चों -1 का 1 में करेंगे तो -1 गुणे 1 और प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 2 गुणे 7 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3। इसी प्रकार बच्चों अब ये जो दूसरी पंक्ति है इसका पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 यानी 4 गुणे 2 लिख दो, प्लस फिर -2 गुणे 6 हो जाएगा, -2 गुणे 6 और प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब ये दूसरी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में हो जाएगा। तो 4 का 1 में करेंगे 4 गुणे 1, -2 का 7 में करेंगे तो -2 गुणे 7 और 5 का 3 में करेंगे तो 5 गुणे 3। ये आव्यूह यहाँ पे चलता रहेगा। तो देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है। तो ये -2 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 5 3 15 हो जाएगा। इधर बच्चों कितना आएगा, 4 दूनी 8, ये -6 दूनी 12 और इधर 5 25। इधर देखेंगे बच्चों ये -1 आ जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। तो जब बच्चों इसे हम लोग हल करेंगे तो कितना निकलेगा, 12 में से 2 चले गए तो 10 और 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। इसके बाद में इधर 12 में से 8 चले गए -4 तो 25 में से 4 और घटा दो तो बच्चों बचेगा 21। यहाँ पे 14 में से 1 घटा दो 13 और 13 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 22। यहाँ पर देखेंगे 14 में से 4 घटा दो -10 और 15 में से -10 और चले गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 5। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, आव्यूह में 25, 22, 21 और 5। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है इसका तीसरे का खा नंबर। प्रश्न है क्या fx इधर हमारा दिया गया है x + 5, ये वैल्यू तब है यदि x जो है हमारा वो <= कितना है, 1। दूसरी कंडीशन है x - 5, यदि
x ग्रेटर देन 1 बोला जा रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 पर परिभाषित फलन x बराबर 1 पर सतत है। यानी बच्चों हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये हमारा fx है, ये जो फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, ये x इक्वल 1 पर कॉन्टिन्यूअस है अथवा नहीं है, यानी ये फलन सतत है या नहीं है, पूछा जा रहा है। तो हमें चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों हमारी इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तीनों में से अगर कोई भी इक्वल नहीं आएगा तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी एफ एक्स बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे, फलन का मान। तो जो बच्चों हमारा फलन का मान होता है, यहां से हमारा सोल्यूशन है बच्चों, जो हमारा फलन का मान होता है जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये एफ एक्स है, एक्स की जगह हमें कितना रखना है 1। अगर हमारा फलन का मान यहाँ पे देखेंगे ये इक्वल लगा हुआ है नीचे, अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन हमारा इसमें आएगा, यानी x + 5 है तो x की जगह क्या हो जाएगा 1 + 5, तो यानी f1 का मान हमारा कितना निकल के आएगा 6 हो जाएगा। इसे छोड़ देंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, या तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे या लेफ्ट हैंड, कोई भी एक पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लो हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का बच्चों केस ये होता है कि जो हमारी लिमिट है उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेनी है, यानी लिमिट हमारी 1 है तो वैल्यू हमको 1 से ज्यादा चाहिए। तो देखेंगे हम लोग बच्चों 1 से ज्यादा वैल्यू ये फंक्शन में है, इसी फंक्शन को लिख लेंगे, इसकी लिमिट है x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हमारा आएगा x - 5, क्योंकि इसी में x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को h में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं 0, जहां पर ये x है इसकी जगह क्या होगा पहले वाली लिमिट और प्लस h हो जाएगा और माइनस का क्या रहेगा 5। ये लिमिट का हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था लिमिट का, उसमें अच्छे से समझाया है लिमिट को सॉल्व करना। तो इस x की जगह ये वाली लिमिट और प्लस h होगा। अगर मान लो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट होती तो 1 - h हो जाता, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, h का मान रख दो, तो ये 1, h की जगह 0 - 5, तो ये हमारा आएगा कितना -4। तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही हैं, तो हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, तो जब ये 2 ही बराबर नहीं होंगे तो तीनों कहां से बराबर होंगे। यानी हमारी कंडीशन क्या बनेगी, चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये इसके इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके नोट करते रहें, और कोई अगर समस्या आती है तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से समझ लें, उसके बाद आगे देखें और क्वेश्चन को लगाएं। अगला बच्चों क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर इसका गा है। क्वेश्चन है समाकलन करना है हमको dx अपान में a² - x² अंडर रूट। लिखा है का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, यानी इसकी हमको वैल्यू चाहिए बच्चों। तो देखेंगे वैसे तो ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों, सभी को पता होगा ये फार्मूला किसका होता है, साइन का होता है, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x अपान a। लेकिन यहाँ पूछा है इसका मान, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, निकाल के दिखाएंगे कि कैसे आता है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे इसका ये रूट हट जाए।
तो बच्चों यहाँ अगर a पहले से है इसका मतलब हमें a भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, माना x बराबर a और यहाँ पे साइन रख लेते हैं a sin t। तो बच्चों अगर इसका अवकलन करवाएंगे t के सापेक्ष तो इधर हो जाएगा dx अपान dt, a ऐसे ही रहेगा, साइन t का हो जाएगा cos t। तो हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ से dx हटाना है, तो dx बराबर ये dt को उधर ले जाएंगे a cos t और dt। तो इसे हटा देंगे बच्चों, dx हटाएंगे क्या हो जाएगा a cos t और साथ में क्या रहेगा dt। यहाँ हमारा है a स्क्वायर और माइनस ये जो x है, x की जगह a sin t रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर t, इतना हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, a स्क्वायर नीचे से कॉमन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये a cos t dt, यहां से बच्चों a स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ये हमारा अभी अंडर रूट के अंदर ही चलेगा, इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, ये बचेगा a cos t dt, ये हमारा a के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से रूट हटेगा तो बचेगा a। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, a से a कट हो जाएगा तो यहां हमारा निकलेगा cos t dt और बटे में हमारा स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा बच्चों, cos t। cos t यहां से कैंसिल हो गया तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, यहां हमारा निकलेगा 1 और dt, पूरा पूरा कैंसिल हुआ, 1 का अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हमारा कितना आएगा t प्लस c। अब बच्चों में क्या करना है, t की वैल्यू को रख देना है वापस, तो हमको पता है यहाँ पे x इक्वल कितना था, a sin t, ये हमने लेट किया था। अब हमें t की वैल्यू चाहिए तो x मल्टीप्लाई में है तो ये अपान में आएगा, ये sin t, तो अगर t की वैल्यू चाहिए तो साइन भी इधर आएगा, साइन इनवर्स x अपान a और इधर हमारा क्या बचेगा बच्चों t। तो t की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपान a और प्लस c। तो यही बच्चों हमारा फार्मूला होता है। तो आशा करते हैं आपको ये सूत्र का निगमन समझ में आया होगा। कभी कभी पेपर में सूत्र का निगमन भी पूछ देता है, ये हालांकि ज्यादा कठिन नहीं है, आसान सा सवाल है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग क्वेश्चन को नोट अवश्य करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाओं का मतलब होता है आसन्न भुजाएं यानी कि पास पास वाली भुजाएं। संलग्न भुजाएं सदिशों कितना दिया गया, वेक्टर a बराबर है 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j और है प्लस का 2k प्लस 2k तथा वेक्टर v बराबर i प्लस 2j कैप और माइनस का 2k कैप द्वारा निरूपित हों। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों वेक्टर a बराबर ये है और वेक्टर b बराबर ये द्वारा निरूपित हों। तो ऐसा प्रश्न बच्चों परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है इस टाइप का, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। कभी कभी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे देता है फिर क्षेत्रफल पूछा जाता है, या कभी कभी क्या करता है
3 भुजाएं दे देगा, पूछेगा ये समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, समद्विबाहु समकोण की भुजाएं हैं या केवल समकोण की भुजाएं हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, इसका हमारा सूत्र होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मॉड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, हमने बता रखा है आप लोगों को। डिटरमिनेंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे आई जे और के। तो जो हमारा वेक्टर ए है इसके जो कॉफिशिएंट हैं यानी इसके जो गुणांक हैं कितने हैं, 3 2 2। तो इनके गुणांकों को यहां लिखेंगे 3 2 2। जो हमारा वेक्टर बी है इनके गुणांकों को भी बच्चों यहां लिखेंगे 1 2 -2। तो 1 2 और माइनस का 2। अब बच्चों हम लोगों ने तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर पढ़ा है आव्यूह और सारणिक यानी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसमें हमने आप लोगों को ये सिखाया है सॉल्व करना। जिन बच्चों को नहीं आता है तो समझ लें। पहले जैसे ये आई कैप हमने लिख लिया, अब क्या करते हैं इसका कॉलम बंद कर देते हैं, इसकी लाइन बंद कर देते हैं। तो ये 4 अवयव बचे, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी, ये माइनस का 4, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर 2 दूनी 4। पहला हो गया। ये जो बीच वाला उठाते हैं तो इसके आगे माइनस लेते हैं। अब बीच वाला कॉलम और ये लाइन बंद करेंगे तो 3 दूनी ये माइनस का 6, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, 2 1 कम 2, फिर लास्ट वाले में प्लस लगाएंगे। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आई के आगे और के आगे प्लस रहता है और जे के आगे क्या लेते हैं माइनस। के उठाया है तो के का कॉलम बंद होगा, के की लाइन बंद होगी, 3 दूनी 6 और माइनस 2 1 कम 2। तो इधर बच्चों कितना निकल के आएगा, माइनस का 8 आई, और ये माइनस का 8 होगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 8 जे, और इधर हो जाएगा बच्चों 4 के। तो ये हमारा निकल के आ गया है ए क्रॉस बी। अभी ये हमारा निकला बच्चों ए क्रॉस बी। हमें सूत्र में क्या होता है, इसके मॉड की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों हम लोग यहीं पे इसका मॉड भी निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड। मॉड कैसे निकलता बच्चों, आई का जो गुणांक है माइनस का 8, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जे का गुणांक कितना है 8, इसका स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 4, इसका स्क्वायर करेंगे और पूरे पे अंडर रूट कर लेंगे। तो कितना निकल के आएगा बच्चों, इसी के आगे लिख देते हैं। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके नीचे लिखा करें, हमारे पास थोड़ी जगह कम रहती है इसलिए हम लोग सामने लिख देते हैं। तो 8 का कितना हो जाएगा बच्चों 64, इधर भी 8 का कितना हो जाएगा 64 और 4 का हो जाएगा 16। तो 64 64 128 और 16 144। तो 144 का मतलब होता है बच्चों 12। तो ये किसका निकल आया, 12 निकल आया। अब यहां से बच्चों सूत्र लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप लोगों को इसका सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र होता है मॉड में ए क्रॉस बी। बस यही बच्चों इसका फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है 12। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 12 मात्रक, वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है। वर्ग मात्रक लिखेंगे या बच्चों वर्ग इकाई लिखेंगे। तो आपने देखा बच्चों बोर्ड एग्जाम में कितने सरल सवाल पूछे गए। आज जो हमने चारों क्वेश्चन करवाए हैं वो चारों क्वेश्चन कितने सिंपल और आसानी से जल्दी से लगने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें हमारी दोनों भुजाएं दी हैं, सिर्फ इनका क्रॉस करना था, क्रॉस करके उनका मॉड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वर्ष जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं 2025 का बोर्ड परीक्षा गणित का पेपर, तो उनका पेपर अच्छा हो और सभी बच्चे निश्चित रूप से अच्छे नंबर लेके आए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।